जिस वक्त पाकिस्तान की जानिब से कोई वजीर आजम या सदर अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करता है तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है और हमें वो तकरीर किसी सियासी जमात से वाबस्तगी की बजाय पाकिस्तान के तनाजुर में देखनी चाहिए। हमें इस तकरीर में से पाकिस्तान के बयानिए को देखना चाहिए और इसी बयानिए को प्रमोट करना चाहिए। सियासी जमातें जितनी भी हो जाएं, लेकिन असल शनाख्त पाकिस्तानी ही होती है। आज शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और वहाँ पर खिताब किया। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन आज का अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ का खिताब इंतहाई मुतवाज़न और निब्बतुल्लाह था। आप ये कह सकते हैं कि इनका खिताब पाकिस्तान की मौजूदा रियासती बयानिए का ही इजहार था, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि इन्होंने इसी नजरिए को वहाँ पर अपने अल्फाज में परोया। कश्मीर में भारत की जानिब से जारी जुल्म सितम हो, बर्मा में होने वाला हालिया तशद्दुद हो, इसराइल की जानिब से फलस्तीन में जुल्म बर्बरियत और फलस्तीनियों का हक आजादी हो, दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ जारी इस्लामोफोबिया हो, दुनिया का मुश्तरका मसला यानी माहौलियात हो, दुनिया की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताउन की बात हो, बड़ी कुव्वतों की जानिब से तीसरी दुनिया की ममालिक का इस्तेसाल हो, IMF समेत दीगर इदारों का सोचा समझा जाल और गैर मुनसिफाना पॉलिसियों का मसला हो, गरीब ममालिक में करप्शन और तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से इन करप्ट अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देने का मसला हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इसमें से किसी एक पर भी बात नहीं की, बल्कि इनकी सारी तकरीर अमेरिका और यूरोप की चापलूसी करने और इमदाद मांगने पर मरकूज थी। इन्होंने इंतहाई प्रोफेशनल बेखारी के रूप में अपने हालात बताकर और अपनी मिस मैनेजमेंट से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा करवा कर इसे यूं ही कैश किया जैसे प्रोफेशनल बेखारी कोई हिस्सा डैमेज करके और अपने पार्टनर को रेडी पर बिठा कर मांगता है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इस प्रोफेशनलिज्म की दाद बनती है। वो आज अक़वाम मुत्तहिदा में खाली कुर्सियों के सामने पर्चियां फरोल रहे थे, डियर यूनाइटेड नेशन, ये चोर मनी लॉन्ड्रर बेखारी बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा जैसे हमारे यहाँ बेखारी अपने बाजू कमीज के अंदर करके सिग्नल्स पर भीख मांग रहा होता। जिस तरह क्राइम मिनिस्टर को अपने अल्फाज का मतलब नहीं मालूम, वैसे ही पटवारियों और डीजलियों को भी इसकी समझ नहीं आनी। वो बेचारे बस इतनी सी बात पर खुश हो रहे कि नफ्सियाती मरीज इंग्लिश रीडिंग भी कर सकता है और तो इन्हें बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज की अदायगी और मैनर से ना कोई दिलचस्पी है, ना इसको समझते हैं। वो सदा के जाहिल थे और जाहिल ही रहेंगे। हमें तो डर है कहीं ये नफ्सियाती मरीज ये कहते हुए माइकी ना गिरा दे कि अगर मैंने न्यूयॉर्क और लंदन ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, तस्वीरें बोलती नहीं चीखती हैं। एक तरफ आलमी इस्लाम का लीडर इमरान खान जब अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब कर रहा था तो दुनिया सुन रही थी, दूसरी तरफ चोरों का IG अमरीकी गुलाम शहबाज शरीफ आज तकरीर कर रहा है तो कोई सुनने को तैयार नहीं। एक वो लीडर था जिसको सुनने के लिए लोग बेचैन थे, एक ये जमाल गोटा है जिसको देखकर सारे उठकर चल दिए। एक तरफ इमरान खान का UN जनरल असम्बली से खिताब था और एक तस्वीर में रजीम चेंज के जरिए मुसल्लत किया गया वजीर आजम का खिताब है। फर्क साफ जाहिर है, खाली कुर्सियां इम्पोर्टेड वजीर आजम को भी मुंह चिढ़ा रही हैं। एक दूर दराज के गाँव में एक सियासतदान की तकरीर थी। 300 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कों पर सफर करने के बाद जब वो तकरीर की जगह पर पहुंचे तो देखा कि सिर्फ एक किसान उनकी तकरीर सुनने के लिए बैठा हुआ था। इस अकेले शख्स को देखकर सियासतदान को सख्त मायूसी हुई और नहायत अफसुर्दा अंदाज में कहने लगे, भाई आप तो सिर्फ अकेले आदमी आए हो, समझ में नहीं आता अब मैं तकरीर करूं या नहीं। किसान बोला, साहब मेरे घर पर 20 गधे हैं, अगर मैं इनको चारा डालने जाऊं और देखूं कि वहाँ सिर्फ एक गधा है और बाकी दौड़ गए हैं तो क्या मैं उस एक गधे को भी चारा ना डालूं और उसे भी भूखा मार दूं। किसान का बेहतरीन जवाब सुनकर सियासतदान बहुत खुश हुआ और डाइस पर जाकर इस अकेले किसान के लिए 2 घंटे तक पुरजोश अंदाज में तकरीर करता रहा। तकरीर खत्म करने के बाद वो डाइस से उतरकर सीधा किसान के पास आया और बोला, तुम्हारी गधे वाली मिसाल मुझे बहुत पसंद आई, अब तुम बताओ तुम्हें मेरी तकरीर कैसी लगी। किसान बोला, साहब 19 गधों की गैर मौजूदगी का ये मतलब तो नहीं कि 20 गधों का चारा एक गधे के आगे डाल दिया जाए। शहबाज शरीफ की खाली कुर्सियों से खिताब का यकीनन इस लतीफे से गहरा ताल्लुक है। एडे तुसी रहन देनी गैर सियासी। आज इम्पोर्टेड बेखारी ने सिर्फ इमदाद मांगने के अलावा कोई भी विजनरी बात नहीं की। 2021 में वजीर आजम इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तारीखी खिताब सुने तो इन्होंने तमाम अहम मसाइल उठाए थे। मैं इस असम्बली से मुतालबा करता हूँ कि वो पैगम्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन रिसालत को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कानून साजी पर काम करे। मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि एक ही मुल्क है जहाँ रियासत इस्लामोफोबिया की सरपरस्ती करती है, वो हिंदुस्तान है। मोदी की RSS के नजरिए से मुतासरा सियासत ने नेहरू और गांधी के नजरियाती उसूलों को दफन किया और हिंदुत्व रियासत के नजरिए को हवा दी है। हुकूमत की तमाम पॉलिसियों का मकसद शहरियों के मियार जिंदगी में इजाफा है। हमने 3 साल में 10 मिलियन दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया है। 8 अरब डॉलर से सेहत सहूलियात और गरीब अफराद की मदद की गई। साबिक वजीर आजम इमरान खान, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना के तस्वुर पर नए पाकिस्तान का मॉडल तश्कील दिया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान, हमारी खारजा पॉलिसी का मकसद हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात मसाइल का बातचीत से हल है। दुनिया में जब तक हर शख्स महफूज नहीं तो कोई शख्स महफूज नहीं। हम इस मौके पर अमन, इस्तेकाम और पुरअमन हमसायगी के मकसद को हासिल कर सकते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान, मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से एक बार फिर खिताब करने का एजाज हासिल है। हम खास तौर पर कोविड के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों की हुनरमंद क़यादत की तारीफ करते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान, कर्जों में रिलीफ के लिए इजाफी इकदामात भी
بھی ناگزیر ہیں۔ غریب ممالک کے لیے قرضوں کی ادائیگی کو مؤخر کیا جانا چاہیے۔ IMF نے ترقی پذیر ملکوں کو بحران سے نمٹنے کے لیے $2.5 کھرب کا تخمینہ لگایا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان: پاکستان نے ہمیشہ خطے میں مسائل کا پرامن حل نکالا ہے، لہٰذا اقوام متحدہ کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت حاصل ہو۔ کشمیری جنوبی ایشیا کا ایک درینہ مسئلہ ہے اور اسے بجا طور پر ایٹمی فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کو ایک پرامن حل کو یقینی بنانا ہوگا، کیونکہ ماضی کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل ناگزیر ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی اپنی قراردادوں کے مطابق فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ اس میں 1967 سے پہلے کی سرحدوں اور القدس و الشریف کو فلسطین کا متحدہ دارالحکومت ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں مسائل کا پرامن حل نکالا ہے، لہٰذا اقوام متحدہ کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت حاصل ہو۔ اس تقریر کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی تھی۔ دنیا میں سے زیادہ آبادی کے حامل ممکنہ سپر پاور چین کے صدر کی اقوام متحدہ میں 4 دن قبل کی جانے والی تقریر کو دنیا کی جانب سے آفیشیل پیج پہ 58,000 مرتبہ سنا گیا۔ دنیا کی دوسری بڑی آبادی کے حامل انڈین وزیر اعظم کی تقریر کو عالمی دنیا نے 45,000 مرتبہ سنا۔ دنیا کی تیسری بڑی آبادی کے حامل سپر پاور امریکہ کے صدر، جن کی تقریر کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ان کی 4 دن قبل کی جانے والی تقریر کو ابھی تک 62,000 مرتبہ سنا گیا۔ خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی 4 دن قبل کی جانے والی تقریر کو ابھی تک 32,000 مرتبہ سنا گیا۔ تیسری دنیا کے حامل جنوبی ایشیا کے ایک چھوٹے سے ملک کے سربراہ عمران خان کی 1 دن قبل کی جانے والی تقریر نے دنیا کے عظیم رہنماؤں کی 4 دن کی آڈینس کو بچھاڑتے ہوئے صرف 24 گھنٹوں میں 2.5 لاکھ کا ہنسا عبور کر دیا ہے۔ تدم تحریر آفیشیل چینل پہ عمران خان کی تقریر کو 2,52,000 مرتبہ سنا گیا۔ جس کو شک ہے وہ اقوام متحدہ کے آفیشیل پیج پہ جا کر تعداد ری چیک کر لے، اور اگر وقت ملے تو پچھلے سال اور پھر اس سے پچھلے سال بھی عالمی لیڈروں کی تقریر کا عمران خان سے موازنہ کر لے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خان بولتا ہے تو دنیا سنتی ہے، تو اس وقت احساسی کمتری میں مبتلا دانشور ہماری جذباتی باتوں پہ ہنس دیتے ہیں، لیکن فیکٹس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ عمران خان کا خطاب ایک عام ملک کے سربراہ کا نہیں، بلکہ گلوبل مسائل، ترقی پذیر ممالک کے مسائل اور 1.5 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کا حامل ہوتا ہے۔ ان کے بولنے کا انداز، جرأت، بے باکی اور مدلل گفتگو پوری دنیا کو اپنی سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے اور مخالفین کے 40-50 سالوں کی محنت کے بعد بنائے گئے بیانیوں کو خان کی ایک تقریر اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے۔ عمران خان کی تقریر نے جس طرح بھارت و امریکہ کو بیک فٹ پہ پہنچایا اور ان کے بیانیے کو شکست دی، یہ انتہائی اہمیت کا حامل تھی۔ سفارتکاری کے میدان میں عمران خان جیسا شخص کسی قوم کو نصیب ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔